talked about the two things, growth and reproduction. जो growth भाई साहब है, जो फीचर है, वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। जो रिप्रोडक्शन बहन जी है वो भी नहीं, बिकॉज सारे लोग रिप्रोडक्शन नहीं करते, कोई एंडोजीनियस, कोई एक्सोजीनियस, कोई बड़ी की मदद से, ठीक है। एंडोजीनियस में एग्जांपल लिख लेना, एंडोजीनियस रहेगा जेम्यूल्स, ठीक है। जेम्यूल्स एक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं बेटा जो स्पॉन्जेस में होते हैं। किसी को पता है स्पॉन्जेस क्या होती है? स्पॉन्जेस क्या होती है पता है? स्पॉन्जेस दो तरीके की होती है, मरीन भी होती है और फ्रेश वाटर भी होती है। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सबसे पहले आया था, मतलब किस तरीके का मैं बताती हूँ। प्रोटिस्टा को आ गए, अमीबा आ गए, पैरामीशियम आ गए, यूनिसेल्युलर के सारे प्रोटिस्टा आ गए। पर उसके बाद जो अगर हम एनिमल किंगडम देखने जाए तो अलग अलग फाइलम, मतलब अलग अलग स्टेजेस आए थे, अलग अलग ऑर्डर्स आए थे। तो उसमें जो स्टेजेस अगर देखने जाए तो सबसे पहले प्रोटिस्टा है, लेकिन प्रोटिस्टा में झगड़ा हो गया। प्लांट्स बोलते प्रोटिस्टा हमारे, तो एनिमल बोलते प्रोटिस्टा हमारे, ठीक है। ऐसे झगड़े होने लगे थे। तो उस टाइम पे जो आए थे वो थे स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस आई थी। अब ये स्पॉन्जेस जो थी ये सबसे पहले आने वाली थी, ये प्लांट्स के अंदर, ये सॉरी वाटर के अंदर थे। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल जो पानी के अंदर, पर इनको एक श्राप दिया गया था, आप मूव नहीं कर सकते, आप एक ही जगह पे रहो, आप यहां से वहां नहीं हो सकते। तो ये बेचारी स्पॉन्जेस एक ही जगह रहती थी, लेकिन इनके शरीर में इतने पोर्स किए गए, इतने पोर्स किए गए, मतलब ऐसे छोटे 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 बहुत सारे पोर्स रहते हैं, छेद वाली, ठीक है, बहुत सारे छेद वाली थी। तो इसको एक अलग ग्रुप में रख दिया, इसको बोलते हैं पॉलीफेरा। क्या बोलते हैं? पॉलीफेरा, ठीक है। ये अपने एक्स्ट्रा पढ़ेंगे बाद में। तो इनके अंदर इनको श्राप दिया गया, भाई साहब आप वो नहीं कर सकते, एक ही जगह पे रह सकते, क्योंकि आप सबसे पहले आए हो, वो भी एक्वाटिक पानी, तो फ्रेश वाटर भी थी, मरीन वाटर भी थी, ठीक है। स्पॉन्जेस, अब ये स्पॉन्जेस को क्या है, अगर उसको तोड़ दे तो वो भी जर्मिनेट कर पाती थी, रीजनरेट कर पाती थी। दूसरा, इसमें रिप्रोडक्शन भी होता था, लार्वल फॉर्म बनते थे। लार्वा तो बताया ना, मैच्योर बॉडी बनता है जैसे बटरफ्लाई की, तो वो लार्वा बनाती है, फिर वो मैच्योर बटरफ्लाई बनता है। ऐसे इसमें भी लार्वा स्टेजेस पसार होने पड़ते थे। तो इसको ऐसा दिया गया, वरदान दिया गया, जहां बहन आप एंडोजीनियस प्रकार का रिप्रोडक्शन कर सकते हो। उनके शरीर में कुछ सेल्स इकट्ठा होते हैं बेटा, इसको बोलते हैं इनर मास। क्या बोलते हैं? इनर मास ऑफ सेल, एक ग्रुप ऑफ सेल, और यही बोला जाता है जेम्यूल्स। बोर्ड का भी क्वेश्चन है, नीट का भी क्वेश्चन है, जेम्यूल्स क्या होते हैं? सो जेम्यूल्स आर अ पार्ट व्हिच आर डूइंग एंडोजीनियस बॉडी। लेकिन हाइड्रा में कैसा था, सरफेस के ऊपर से कुछ सेल्स डिवाइड होने लगे और एक आउटग्रोथ बना दिया, और धीरे धीरे उनका बच्चा बन गया, उनके शरीर के साथ ही बच्चा बन गया। अब बच्चे को अलग कर दिया, ढाक है तो निकल जाएगा, समझ लो। लेकिन इसके अंदर क्या है, शरीर के अंदर ही बन रहा है, इसके अंदर ही स्पॉन्जेस बनेगी और वो बाहर निकल जाएगी, ऑस्टियोपोर्स, ऑस्टियोसेल से ऊपर भी कैविटी रहता है, वहां से निकल जाएगी, समझ लो। तो इस तरीके से एंडोजीनियस बर्डन भी होता है, लेकिन कहीं पे इसके बुक में इसका कोई जिक्र नहीं किया। आप 12th में जब आओगे, फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, तब आपको एक्सोजीनियस, एंडोजीनियस, वहां तो इसका स्ट्रक्चर भी दिया गया इन 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड में जब आप ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ोगे पहले वाले चैप्टर में, तो एट दैट टाइम यू विल लर्न इन डिटेल, समझ लो। अब दूसरा, जब मैं स्पॉन्जेस पढ़ाऊंगी उसके बारे में पॉलीफेरा भी पढ़ाऊंगी ना, तो तब आप डिटेल में इसको पढ़ लेना। सो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, दे आर नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। रिप्रोडक्शन ऑल इंक्लूसिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्यों? क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म नहीं करते। हमने कुछ ऐसे भी एग्जांपल लिखे जो बेचारे इनफर्टाइल थे, बेचारे रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते थे, वो स्टेराइल थे, समझ रहे? अब एक और ऐसा ही फीचर है जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? पहले समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन लिखते, क्योंकि क्वेश्चन लिखा होगा फिर और टाइम लगेगा, टाइम है नहीं अपने पास इतना। सो मेटाबॉलिज्म क्या होता है?
मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व टू प्रोसेसेस, ठीक है, वन इज एनाबॉलिज्म एंड अनदर वन इज कैटाबॉलिज्म। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत समझने वाली चीजें। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, हमारे शरीर में बेटा ढेर सारे केमिकल्स होते हैं और ये केमिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो केमिकल्स यूज्ड टू डू केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, और यही रिएक्शन की बदौलत हमारा शरीर काम करता है। वी आर एबल टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो ये केमिकल्स अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग फंक्शंस करने के लिए होते हैं, अलग अलग क्लासेस के होते हैं, समझ रहे हैं, अलग अलग टाइप के केमिकल्स। आपको तो ये पता होगा हार्मोन्स भी एक टाइप के केमिकल्स हैं, ठीक है, हार्मोन्स आर आल्सो टाइप ऑफ केमिकल्स, ठीक है, एंजाइम्स दे आर आल्सो एक्ट एज अ बायोकैटलिस्ट। तो इस तरीके से केमिकल की साइज, फंक्शन, क्लासेस अलग अलग होते हैं, कंबाइन होते हैं टू परफॉर्म अ केमिकल रिएक्शंस। तो ऐसी जो केमिकल रिएक्शन आपके बॉडी में हो रही है, इन योर बॉडी, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो इन शॉर्ट बेटा जो भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, जैसे यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं, उनके अंदर अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है बाय डूइंग टू प्रोसेसेस, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ठीक है। सो राइट हियर एग्जांपल ऑफ यूनिसेल्युलर एज वेल एज मल्टी सेल्युलर। और एग्जांपल में लिख सकते हो बेटा अलग अलग टाइप के, प्लांट लिखो, एनिमल लिखो, जो दिखता है वो लिखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं दिखते फिर भी लिखो, फिर फंगस, ठीक है, बन जाए। ये सारे मेटाबॉलिज्म करते हैं। अब मेटाबॉलिज्म में होता क्या है बेटा, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। कैटा मतलब तोड़ना, टू ब्रेक डाउन। सो दिस इज अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। कैटाबॉलिज्म इज डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। क्यों बेटा? क्योंकि ये बेचारे बड़े बड़े लार्जर मॉलिक्यूल्स को, बायोमॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने एक बड़ा सा बायोमॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, बड़ा सा बायोमॉलिक्यूल का मतलब ये नहीं होता बेटा कि वो साइज में बड़ा है, वो ढेर सारे पॉलीमर्स मतलब ढेर सारे यूनिट से जुड़ा हुआ है। तो ये बड़ा सा बायोमॉलिक्यूल लार्जर या कॉम्प्लेक्स, क्या बोल सकते हो इसको, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स convert into smaller molecules। डाइजेशन पढ़ लिया तो पता तो होगा ही, भाई शरीर में खाना खाते हैं तो उसको तोड़ना पड़ता है, उसके लिए एंजाइम्स चाहिए होती, ठीक है। तो बायोमॉलिक्यूल्स बड़े बड़े छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, समझ रहे हो? जैसे ग्लाइकोलाइसिस किया तो ग्लूकोज हैज ब्रेक डाउन इनटू 2 पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन हुई। तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे पॉलीसेक्राइड्स है, ठीक है, तो पॉलीसेक्राइड्स है, डाइसेक्राइड्स है, वो मोनोसेक्राइड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट, हालांकि वो कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन पॉलीसेक्राइड्स जो है वो मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। स्टार्च है तो स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है, समझ लो। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जब इसमें कन्वर्ट होते हैं तो कैटाबॉलिज्म होता है। जब ये चीज होती है एनर्जी मिलती है, क्या मिलती है, एनर्जी, और ये एनर्जी यूटिलाइज करते हैं हम लोग काम करने में, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने में। एनाबॉलिज्म, अब एनाबॉलिज्म क्या होता है बेटा कि बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं फॉर सिंथेसाइजिंग, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे तोड़ रहे थे, यहाँ बना रहे हैं, फॉर्मिंग प्रोसेस, ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, ये सिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। एनाबॉलिज्म तो अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, अब नीट में क्या क्वेश्चन आया था मैं आपको बताऊं। नीट में सिंपल सा सादा सा क्वेश्चन आया था, इफ एनाबॉलिज्म इज मोर, मतलब बहुत सारा एनाबॉलिज्म ही हो रहा है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल बन रहे हैं, मतलब शरीर में समझ लो सब बन रहा है, मोटे 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 मोटे,
जैसे कोई आपकी मसल्स है, वो नहीं मसल्स बनाते जिम में जाके, ठीक है, सो मसल्स का मास बढ़ रहा है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं बेटा, बढ़ रहे हैं, इससे आपका मास बढ़ता है। अब इनडायरेक्टली बता सकते हो मास बढ़ता है तो ग्रोथ हो रहा है, समझ रहे हो? फिर ऐसा मत बोलना कि मैं वो टमी बढ़ता है शादी करने के बाद खा खा के, ऐसा नहीं, समझ रहे हो? डिपोजिशन भी होता है, सब नहीं होते, जब मरते हैं बेटा मोस्टली जब हम डेथ हो जाती है उस टाइम पे मतलब दिखने में तो एकदम पतले सुखड़े दिखते हैं, लेकिन जब मर जाते हैं ना तो उसके अंदर मैंने देखा था एक दादी माँ थी, वो मर गई थी, उसका डेड बॉडी दिखाने के लिए ले गए थे मुझे, मतलब मैं बच्चों को ले गई थी तो मैं गई पहले अंदर, बहुत ही स्मेल आ रही थी, लेकिन उनका जो कटा हुआ मतलब पैर था तो एक दिखते थे एकदम सुखड़े हुए, लेकिन उसमें इतनी सारी चर्बियां भरी हुई थी, डिपोजिशन, स्किन के नीचे फैट का ढेर सारा डिपोजिशन। उन्हें भी जब फास्ट करते हैं तो पतले हो रहे हैं, तो कहीं तो यूटिलाइज, सबसे लास्ट में जिसका डाइजेशन होता है वो फैट होता है, मुश्किल ही बहुत होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से चलो हो जाते हैं, दिक्कत नहीं होती, कार्बोहाइड्रेट जल्दी हो जाता है, 2 घंटे में हो जाता है, तो प्रोटीन चलो 3 घंटे में हो जाएगी, फैट्स को टाइम लगता है, समझ लो। इस तरीके से हमारे शरीर में जब एनाबॉलिज्म बढ़ जाता है और कैटाबॉलिज्म के कंपेयर में तो चीजें मास बढ़ने लगता है बेटा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस एट अ पर्टिकुलर प्लेस। वही जगह अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनी रहे एनाबॉलिज्म हो रहा है कैटाबॉलिज्म के कंपेयर में ज्यादा, तो वहां पे क्या होता है, ग्रोथ हो रहा है। दोनों बैलेंसिंग में चलते हैं, एक बार बनते भी हैं, एक बार टूटते भी हैं, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट। कभी कभार आपको पता है एंजाइम्स प्रोटीन्स जो बनने पड़ते हैं बाय डीएनए ट्रांसलेशन, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन, तो ये सारे में क्या है, सेंट्रल डॉगमा चलता है, मतलब यहाँ बनती चीजें बनती हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहे, छोटे छोटे अमीनो एसिड को जोड़ने से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं, तो वहां पे प्रोटीन बन रहे हैं, सिंथेसाइज हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे वो टूट रहे हैं, जैसे खाना खा रहे हैं, तो खाना आप खाते हो दैट इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म। रोटी आराम से खा ली, पर रोटी के डायरेक्ट यहाँ से फेंक दी, यहाँ से डालोगे रोटी जाएगी क्या, यहाँ से खाना जैसे होल कर दो प्रवेश के अंदर, यहाँ से रोटी डाल दूं मैं, तो क्या रोटी डायरेक्टली ब्लड में जाती है, इम्पॉसिबल। अगर दुनिया का कोई बंदा ऐसा मेरे को बोल देता है कि मैं रोटी डायरेक्ट फेंक देता हूँ, मैं यहाँ से डाल देता हूँ, कोई बीमार है उसको एनर्जी चाहिए, यू आर गिविंग ग्लूकोज बॉटल चढ़ाते हो आप उसको, डायरेक्ट ब्लड में डालते हो तब उसको एनर्जी आती है। किसको चक्कर आ रहा है बेटा तो उसको रोटी सब्जी नहीं खिलाते, समझ लो, उसको रोटी सब्जी नहीं खिलाते क्योंकि उसको इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत होती है। अब सीधा ग्लूकोज बना दो, फटाफट को उसको मिल जाएगा, सीधा उसका सिंपल फॉर्म दे दिया। कॉम्प्लेक्स फॉर्म देते, रोटी सब्जी देते तो उसके चक्कर और बेचारा बेहोश रहता, कब डाइजेस्ट होता, कब एनर्जी मिलती। सो इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो यू रिक्वायर कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन बाद में अच्छे से बिरयानी खाते हो तो उसको शाम को भूख नहीं लगती, तो दबा के खाई होती है क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ होता, समझ रहे हो, डाइजेस्ट होता नहीं है बेटा, तो वो कहा मम्मी आज कुछ मत बनाए, हल्का सा कोई पिज्जा विज़ा कुछ भी, पिज्जा भी तो हैवी है, ठीक है, पानी पूरी चलेगी, डाइजेस्ट हो जाएगी क्योंकि थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट का आटा होता है, तो आलू होते हैं वो भी स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट खा लेगी मम्मी तो टेंशन ना ले, समझ रहे, क्योंकि हमने ढेर सारा फैट ले लिया था, ढेर सारा प्रोटीन ले लिया था, चिकन मटन बोटी रोटी सब खाते हैं। कोई जो वो नहीं खाता तो वो सोयाबीन खाता है, उसमें भी बहुत सारे प्रोटीन, कोई एग खाता है उसमें भी प्रोटीन है, ठीक है, तेल वाला खाता है, आप ये मत समझो कि हम नॉनवेज नहीं खाते, हम तेल नहीं खाते, लिपिड तो लेते ही हो भाई साहब, पूरियां तो सबको अच्छी लगती, तेल में गरम कर करके फ्राई वाली चीजें खाते हैं। सो इनडायरेक्टली मम्मी मुझे गुलाब जामुन खाने हैं, बट दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, समझ रहे, साथ में कार्बोहाइड्रेट में 2 चीजें हैं, स्टार्च भी मिल रहा है और शुगर भी मिल रही है, गुलाब जामुन ठीक है नहीं होते, समझ रहे। सो
नहीं बेटा, पहले रुक जा, थोड़ा समझने तो दे, समझ। सो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आर नॉट डूइंग मेटाबॉलिज्म। मुझे उर्वेश ने बोला कि मैम जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो मेटाबॉलिज्म नहीं करते। मैंने बोला तेरी बात तो सही, पर एक्सप्लेन तो कर दे मुझे एक बार। देखो, अगर हम इन विट्रो कंडीशन एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है, उसमें मैंने कुछ केमिकल्स डाल दिए, वो एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे, बट उसको आप नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते बेटा। मैंने बोला क्यों बेटा, मेटल ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है, वो तो रिएक्शन है, दे आर लिविंग रिएक्शंस, समझो। एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जैसे ये चेयर पड़ी है, तो चेयर अभी थोड़ी ना कोई मेटाबॉलिज्म कर रही है, नहीं कर रही है, लेकिन उमेश ने क्या किया कि सेल फ्री सिस्टम बना दिया। सेल फ्री सिस्टम क्या होती है, व्हाट इज सेल फ्री सिस्टम? सेल फ्री सिस्टम का मतलब होता है कंडीशन आउटसाइड ऑफ योर बॉडी, कंडीशन आउटसाइड योर बॉडी, ये उसको सेल फ्री सिस्टम बोलते हैं। अब सेल फ्री सिस्टम बनाना पड़ता है, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक इन विट्रो कंडीशन प्रोवाइड की। इन विट्रो कंडीशन, इन विट्रो कंडीशन में हमने क्या किया बेटा, एक टेस्ट ट्यूब ली। ये टेस्ट ट्यूब में मैंने कुछ केमिकल्स डाले, जो आपको मन पड़े वो केमिकल्स मैंने इसमें डाल दिए, कोई भी। ये दो केमिकल्स डाले थे बेटा, तो ये रिएक्ट हुए, मतलब केमिकल रिएक्शन तो हुई, लेकिन टेस्ट ट्यूब में हुई। सो दिस इज नोन एज लिविंग रिएक्शन, दिस इज नोन एज लिविंग रिएक्शन, समझ रहे हो? पर रिएक्शंस तो किसके अंदर हो रही, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही मेटाबॉलिज्म हो रहा है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं होता। चेयर के अंदर नहीं होता, मेरी बॉटल में नहीं होता, मेरी बॉटल जो है उसमें नहीं, अंदर भले मैं पानी भर के अंदर केमिकल रिएक्शन कोई भी कर सकता, समझ लो। जैसे ग्लास है, तो ग्लास के अंदर बाहर का जो कांच है उसमें क्या केमिकल रिएक्शन कर, लेकिन अगर मैं उसमें पानी भर देती हूँ, उसमें कुछ केमिकल्स डाल देती हूँ, तो रिएक्शन हो जाता है। तो मैं एक सेल फ्री सिस्टम क्रिएट कर रही हूँ। तो अपने बॉडी के बाहर, अगर आप इन विट्रो कंडीशन का मतलब होता है लेबोरेटरी कंडीशन, अगर मैं लेबोरेटरी कंडीशन में कुछ केमिकल इकट्ठा कर रही हूँ, रिएक्शन करवा रही हूँ, तो दोस रिएक्शन आर नोन एज लिविंग रिएक्शंस, समझ रहे हो? उसको लिविंग बीइंग्स नहीं बोल सकती, आई कांट से दे आर दी लिविंग बीइंग्स और दे आर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, मैं नहीं बोल सकती, मुझे वहां एक ही वर्ड यूज करना पड़ता है, दैट इज लिविंग रिएक्शन। तो सेल फ्री सिस्टम में जो लेबोरेटरी कंडीशन में बनाते हो बेटा, उसको क्या बोलते हैं, लिविंग रिएक्शन बोलते हैं, लिविंग बीइंग्स नहीं बोल सकते। अब एक ही रिएक्शन करवा रहे, उसको मैं ये नहीं बताइए ये ऑर्गेनिज्म देखो देखो लिविंग रिएक्शन कर रहा है, समझ रहे? तो दे ऑल आर लिविंग रिएक्शन। तो ये सब के ऊपर से ये पता चला कि भाई साहब मेटाबॉलिज्म तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होता है, जो उसके बाहर इन विट्रो कंडीशन में होता है वो लिविंग रिएक्शन होता है। तो नॉन लिविंग थिंग्स ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म नहीं फॉलो करते, इसलिए कौन फॉलो करता है स्पेसिफिकली, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबने डिस्कस किया, तो डिसाइड किया, चलो ना भाई मेटाबॉलिज्म को क्या डिक्लेयर करते हैं, खुशी खुशी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो उस दिन से ये हमारा मेटाबॉलिज्म डिक्लेयर्ड हो गया कि मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बताओ क्यों बोला इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, बिकॉज दे आर द कैरेक्टर्स विदाउट एक्सेप्शन, दे आर कैरेक्टर्स विदाउट एक्सेप्शन। अगर टेस्ट ट्यूब में कोई ऑर्गेनिज्म बन जाता तो अलग बात है, समझ रहे हो? ये चेयर अगर कुछ कर लेती अपने आप तो कुछ अलग बात है, मेरी पेन
रिएक्शन कर रही थी यहाँ, मेरे को चाटा मार देती। समझ रहे हो? तो मैं मान सकती थी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म को रिफर करते हैं, लेकिन करते ही नहीं है भाई साहब। और जो आप रिएक्शंस बोलते हो वो लिविंग रिएक्शन, वो आप क्रिएट कर रहे हो सेल फ्री सिस्टम। ऐसा कर सकते हो, आपका सेल बाहर निकाल दिया मैंने, आपके सेल को बाहर निकाल दिया और फिर उसके साथ अलग अलग केमिकल्स में उसको रिएक्शन करवा रहे हो, जैसे आपने नहीं करते, सेपरेट स्टेनिंग करते हैं, समझ रहे हो? तो उसके लिए भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल चाहिए होता है, वो एनिमल सेल है कि वो प्लांट सेल, समझ रहे हो? सेल फ्री सिस्टम एक ही होती है लेबोरेटरी के अंदर, जो आप पेट्री डिश ले लो, टेस्ट ट्यूब ले लो, कुछ भी करो, बट दे आर लिविंग रिएक्शंस। इसलिए मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर, बिकॉज द कैरेक्टर्स आर विदाउट एक्सेप्शंस। समझ रहे हो? लिख लो, समझ में आएगा मेटाबॉलिज्म। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो सेल होते हैं, दे कंबाइन टू फॉर्म अ टिश्यू एंड दैट टिश्यू सिस्टम, मतलब एकदम छोटे लेवल से शुरुआत होती है, एकदम मॉलिक्यूलर लेवल से शुरुआत होती है ऑर्गेनाइजेशन लेवल की। जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल बनते हैं, जो एकदम बायोस्फीयर तक हमें बनाना है, ठीक है, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, बायोम्स, ये सब हम बनाना है, तो छोटा सा जो चालू होता है दैट इज मॉलिक्यूल्स, उसमें भी बायोमॉलिक्यूल्स। इवोल्यूशन आप लोग पढ़े नहीं हैं, लेकिन ये बच्चे पढ़े इवोल्यूशन। एकदम छोटू सा जब आया था तो पानी में छोटी सी एक चीज थी जिससे बना, और उसको भी बनाने वाले थे केमिकल्स, कुछ ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स कि प्रोटीन्स होते हैं, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स है, पहले छोटे छोटे न्यूक्लियोप्रोटीन्स, फिर लिपिड जुड़ गए। तो ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स बेटा मॉलिक्यूलर लेवल पे पहले बना। सो अर्लियर इट वाज मॉलिक्यूलर लेवल, माइक्रोमॉलिक्यूलर लेवल, उसके बाद धीरे धीरे उसमें से भी बना प्रोटोबायोट। ये सब मैं आपको नहीं समझाऊंगी, मैं डायरेक्ट सेल पे आ जाऊंगी। सेल बन, ठीक है? आप लोग सेल को ही समझो, अभी जब इवोल्यूशन आएगा तब आपको बता दूंगी, ठीक है? सो मॉलिक्यूलर लेवल से सीधा न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं, सब कनेक्टेड होने लगे, लिपिड की मेम्ब्रेन बनने लगी, सब कुछ बनने लगा, तो क्या बन गया? सेल। अब सेल दो तरीके के आप पढ़ चुके हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट मतलब सीधे सादे सिंपल से विदाउट न्यूक्लियर एनवेलप, सीधा डीएनए बीच में पड़ा है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है? ये है इधर पड़ा हुआ है, बेचारे खुशी खुशी अपनी जिंदगी रह रहे हैं, मोनोस पड़े, सिंगल एक सेल ऑर्गेनल देके पटा दिए कि भाई जाओ, खत्म, प्रोटीन बनाते रहो। अब ये सिंपल सेल आएगा प्रोकैरियोट्स, पर धीरे धीरे यही चीजें कॉम्प्लेक्स होने लगी एंड यूकैरियोट्स बनने लगी। यूकैरियोट्स के अंदर सिस्टम आने लगी, टिश्यू सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम, समझ? एक कॉम्प्लेक्स थिंग बने लगी। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, समझिए? और इसके अंदर ही क्या हो रहे हैं? ढेर सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तभी जाके ये टिश्यू इकट्ठा हुए, टिश्यू सिस्टम। टिश्यू क्या करते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग आइदर सिमिलर और डिसिमिलर फंक्शंस, लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं एक जैसे ही होते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं, फटाफट सेल डिवीजन करते हैं, चाहे वो प्लांट्स में ले लो चाहे आप एनिमल्स में ले लो। तो ढेर सारे टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस विल फॉर्म अ टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, सब अलग अलग काम करती हैं। और एक कॉम्प्लेक्स अच्छा वाला एक आदमी बना दिया, एक औरत बना दी, चलो औरत बना दी। तो ये सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो ये बहन का है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, समझ रहे हो? समझ में आया? तो लिख दो ना,
they are the complex feature. They are the complex feature. So ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाता है कि what are the complex feature? Complex features which are defining property of an living organism. ऐसे दो फीचर्स कॉम्प्लेक्स फीचर कौन से हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस करते हैं? ठीक है, तो दो है बेटा. एक चीज है सेंस टुवर्ड्स सराउंडिंग और एनवायरमेंट, और दूसरा जो है स्टिमुलाई या रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द स्टिमुलाई. रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलाई इन द एनवायरमेंट या सराउंडिंग, वो कोई भी हो सकता है. इट मे बी फिजिकल, इट मे बी केमिकल, और इट मे बी बायोलॉजिकल. ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स फीचर्स which are found as a defining property in the living organism, or you can say higher organism. ये वर्ड भी डाल सकते हो. हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब हायरली डेवलप्ड, जो एडवांस होते हैं अभी के जो, जैसे यूकेरियोट्स, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो उसमें कौन से ऐसे फीचर्स है? तो एक है सेंस टुवर्ड्स सराउंडिंग एंड एनवायरनमेंट, और दूसरा है रिस्पांस ऑफ स्टिमुलाई टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट. वो कोई भी हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है. अब आपको तो पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग फैक्टर्स के सामने लड़ सकते हैं, वो उनको सेंस पता चल सकती है. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस या एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर होते हैं सेंस ऑर्गन. ठीक है, जैसे गंदी सी स्मेल आ जाए इधर, तो आप तुरंत ही बोल देते हो आपको मैम बहुत गंदी स्मेल आ रही है, लेकिन कोई गुलाब ने किया मैम रोज स्मेल आ रही है, अच्छी बात. यहाँ से अगर हॉस्टल वालों को बिरयानी बनती की स्मेल आ जाती है, खुश हो जाते हैं, वाह मैम आज तो बिरयानी बनी है. व्हाई? बिकॉज दे हैव अ सेंस ऑर्गन. ठीक है, कभी कभार तो इतने किसी किसी के तरह अच्छे सेंस ऑर्गन होते हैं, उनको मतलब हम बोलते हैं कि वो करते हैं, प्री एजम्पशंस भी करते हैं कि ऐसा होगा. उनकी जो सिक्स सेंस होती ऐसा होती, ऐसा ही होगा. समझ रहे हो, दिमाग से मतलब इतने पावरफुल होते हैं. सो एंड वो पावरफुल मेडिटेशन की वजह से होते हैं. अगर आपको पढ़ाई में याद नहीं रहता तो आप मेडिटेशन करो तो आप अपना पावर बढ़ा सकते हो पढ़ाई का. जैसे एक बार पढ़ने से याद नहीं रहता तो सिर्फ आधा घंटा या एक घंटा, पहले तो मेडिटेशन होगा ही नहीं, पहले स्टार्टिंग में फोकस नहीं होगा. धीरे धीरे 1 महीना तक रोज करते रहोगे. शाम ऐसी जगह जहाँ कोई बैठा नहीं, अकेले में एकांत में अपने शरीर को टाइम दो, तो अपना शरीर उस सारे सेंस ऑर्गन्स क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे. उस टाइम पे रिलैक्स मोड पे आ जाओगे. तो आपकी जो ब्रेन की कैपेसिटी होती है, जो लिम्बिक सिस्टम होता है जिसमें सारी मेमोरी स्टोर रहती हैं, वो कैचअप करता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ती है, याद रखिए, मेमोरी पावरफुल. तो हमारे सेंस ऑर्गन जो, ठीक है, कांटा चुभता है तुरंत पता चल जाता है कांटा चुभा. कांटा चुभता और हंसते नहीं हो, दैट इज अ सेंस ऑर्गन. तो एनिमल्स के अंदर क्या है, ह्यूमंस के अंदर क्या है बेटा, सेंस ऑर्गन. लेकिन जब प्लांट की बात आती है तो प्लांट क्या करते हैं, ये भी सेंस करते हैं, लड़ते भी हैं टुवर्ड्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई. अब ये प्लांट करते क्या है बेटा, अलग अलग एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं. एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं और इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं. एक्सटर्नल फैक्टर्स को आप बोल दो ना कि एबायोटिक फैक्टर्स बोल दो तो भी चलते. एबायोटिक फैक्टर्स तो क्या हो सकते हैं बेटा, लाइट है, टेम्परेचर है, ठीक है, वाटर है, सराउंडिंग है, सराउंडिंग में ढेर सारे पोल्यूटेंट्स हैं, इसको एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स
पोल्यूटेंट्स बोल सकते हो, पोल्यूशन करते हैं, ठीक है। और दूसरे ऑर्गेनिज्म है, ये तो रहेंगे बट एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के लिए खतरा ही है, समझ, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, सही बोल रहे हैं, ठीक है। सो प्लांट जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर से भी लड़ते हैं, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सराउंडिंग और पोल्यूटेंट्स, ऑर्गेनिज्म सबसे। तो अगर वो बाजू में आके आपको पता होगा कुछ मिमिक्री करते हैं बचने के लिए, ठीक है, फिर कैमेलियन जैसे रंग बदल देते हैं, उनका चेंज कर देते हैं, तो ये सबके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज रहती हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर से लड़ सकते हैं। हमारे अंदर बहुत गर्मी हो जाती है तो पसीना छूटने लगता है, ठंडी लगती है तो हम शिवर करते हैं, शिवरिंग होता है, तो हमारे में भी तो सेंस हो रहा है, हम भी इस फैक्टर्स को, एनिमल्स प्लांट्स दोनों इस फैक्टर्स को लड़ रहे हैं। हमारे अंदर भी तो पोल्यूटेंट्स जाते हैं, हमको भी दूसरे ऑर्गेनिज्म बिच्छू आके काट जाए तो एक ऑर्गेनिज्म ने हमको हार्म किया, समझ। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ कैन stay against or both can have sense towards the environment। अलग अलग फैक्टर से वो लड़ सकते हैं। धूप आती है तो हम कैसे चले जाते हैं, कुछ लिजर्ड्स होती हैं, ठीक है, वो छाया में चली जाती है, शेड में चली जाती है। So they have the ability to sense towards the surrounding as well as to give the response to the stimulus। जो भी उसको स्टिमुलस मिलता है उसका वो एकदम से रिस्पॉन्स, ऐसा अपने शरीर में भी होता है, रिफ्लेक्शन आर्ट, ठीक है। गरम गरम मस्त पानी में हाथ ऐसे डूब जाए तो तुरंत में से हाथ ले, ऐसा धरे हाथ, बहुत गरम लगा, बहुत जल जाए दैट इज सेंस। तो ये सारी चीजें लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ये फीचर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। फिर एक पॉइंट आता है यहाँ पे, दैट इज फोटो पीरियड। फोटो पीरियड मतलब क्या होता है? फोटो मतलब लाइट, पीरियड मतलब टाइम, ठीक है। सो फोटो पीरियड के बेस पे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट और एनिमल्स, जिसकी ब्रीडिंग सीजन को भी इफेक्ट पड़ता है। उसकी ब्रीडिंग सीजन को, उसके फोटो पीरियड में कोई बदलाव आ जाता है, कोई चेंज आ जाता है, तो फोटो पीरियड विल इफेक्ट द ब्रीडिंग सीजन ऑफ प्लांट्स। समझ, जैसे बर्ड्स है, तो बर्ड्स में भी कोई सीजन वाइज अपना रिप्रोडक्शन करता है, तो इनमें भी इफेक्ट आ जाती है, ठीक है। कोई ऐसे होते हैं कि प्लांट्स होते हैं, तो इनमें भी ब्रीडिंग सीजन का, सीजन वाइज वो लोग ब्रीड करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, तो इसमें फर्क आ जाता है। तो फोटो पीरियड मतलब उसका लाइट ड्यूरेशन, ठीक है। आपको पता है फ्लावरिंग भी फोटो पीरियड के ऊपर होता है, डे प्लांट, नाइट प्लांट, न्यूट्रल प्लांट। बहुत धूप दे दो ना तो फ्लावरिंग नहीं आता, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उसी में उसका फ्लावरिंग होता है, दैट इज फोटो पीरियोडिज्म, दैट इज फोटो पीरियोडिज्म। तो फ्लावरिंग भी लाइट की ड्यूरेशन पे डिपेंड होता है। किसी को रात लंबी चाहिए, जैसे आपने वो रात रानी देखा होगा, जैस्मीन है, रात रानी है, तो रात को फ्लावरिंग करता है, उसको ज्यादा धूप नहीं चाहिए, लेकिन सनफ्लावर है तो उसको लाइट चाहिए, समझ रहे हो। तो फोटो पीरियोडिज्म मतलब द ड्यूरेशन ऑफ लाइट which is help them to do the flowering, ठीक है। वैसे ही फोटो पीरियड उनको ब्रीडिंग के लिए चाहिए, it affect the breeding season of some plants and animals। समझ रहे हो? In short हो क्या रहा है कि एनिमल्स प्लांट्स दोनों के अंदर फाइट करने की क्षमता है, तो इन केस ऑफ सेंस ऑल्सो एंड इन केस ऑफ रिस्पॉन्स ऑल्सो। तो इसलिए ये दोनों को क्या करते हैं, अपने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये चेयर पड़ी क्या, ये चेयर मेरे पे गुस्सा करेगी, मैं उसके बाद में जाती हूँ अभी, क्या ये चेयर गुस्सा करेगी? क्यों करे, इसको क्या लेन देना मुझसे, कोई लेना देना नहीं, नो स्टिमुलस, नो रिस्पॉन्स, नो सेंस। तो कितना भी मारूं, गुस्सा में चेयर पे निकालूं, और चेयर टूट जाएगी लेकिन कुछ बोलेगी नहीं, समझ रहे हो। इसलिए इसको मैंने क्या ले लिया बेटा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब इसके ऊपर से हम ये सीख सकते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं ये कॉन्शियस होते हैं। ऐसे हैं
कॉन्शियस। ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर कॉन्शियस, उनको पता चल जाता। कॉन्शियस इन टर्म, तो ये भी एक हुआ, ये एक तो कॉम्प्लेक्स हो गया बेटा, और दूसरी एक चीज है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, ठीक है, कॉन्शियसनेस जो रहती है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म, ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म will have capacity or ability to respond towards the chemical, entering into the body. समझ लो, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ जो मैंने खुद फील किया। मैं क्रूज के अंदर में काम करती थी, तो वहां पे बेचारे पानी में चले जाते, 4 घंटे तक भरती रहती थी। मैं तो वहां किनारे में बैठी थी और मैं देखती थी बेचारे कितने डूब गए अंदर। कब पानी जाता था उसके बाद काम करने जाती थी, तो वो पानी खारे पानी में डूबे हुए हैं। तो मैं ये सोचती थी कि करते क्या हो बेचारे, कितने तकलीफ में, ठीक है, कितना खारा पानी उनके शरीर में जाता होगा बेटा। पूरा खारा पानी मैं आपको डुबा दूं तब क्या होगा सोचो। तो उसका बेचारे का क्या होगा, वो भी तो लिविंग है। लेकिन जब मैंने कुछ पिक्चर्स पढ़े बेटा, तो मुझे पता चला कि उनके अंदर कुछ सॉल्ट ग्लैंड्स भी होती हैं। उनके लीफ जो होते हैं वो उस क्रिस्टल्स को, सॉल्ट के क्रिस्टल्स को बाहर फेंकने की ताकत रखते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। जैसे पानी उतर जाता था और मैं जब देखती थी लीफ के ऊपर, तो छोटे छोटे ऐसे नमक के जैसे क्रिस्टल्स होते हैं, ऐसे क्रिस्टल्स देखते। तो सोचो, अल्लाह ने तो उनको भी एडेप्टेशन दिया है, समझ रहे हो। सो कॉन्शियसनेस उनमें भी तो है कि भाई आ गया तो निकालेंगे तो सही, समझ रहे हो। सो ऑल दी ऑर्गेनिजम्स, उनके अंदर एक एबिलिटी है बेटा कि जो केमिकल को एंटर कर रहा है उसको करने देने का कि नहीं करने देने का, ठीक है। सेल वॉल तो चलो सबको अलाउ करता है प्लांट्स वाला, लेकिन सेल मेम्ब्रेन बहुत सिलेक्टिव हो जाती है फिर, और उसमें एंडोडर्मिस में चले जाओ भाई खत्म हो गया, सुबेरिन का डिपोजिशन हो गया, किसी को ही जाने नहीं। सो इन शॉर्ट, कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें एबिलिटी है रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स द केमिकल एंटरिंग इनटू द बॉडी, मतलब वो कॉन्शियस है। लेकिन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आता है दैट इज ह्यूमन बीइंग। किसका आता है? ह्यूमन बीइंग जो है ये सेल्फ कॉन्शियस है, दे आर सेल्फ कॉन्शियस। तो ये प्रूफ कैसे करेंगे? ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल है कि सपोज एक भाई साहब, ठीक है, बहन जी नहीं बना रहे, भाई साहब थे, एक भाई थे, बॉय था, भाई भी नहीं, चलो लड़का बनाते, एक बॉय। अब ये इनका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, ये एक्सीडेंट हो गया भाई साहब का, तो भाई साहब सीधा कुआं में चले गए। ये कहाँ चले गए? कुआं में चले गए। भाई साहब के लंग्स, हार्ट, सबको इफेक्ट हुआ, सबको इंजरी हुई। तो इनको क्या किया कि बाहर से ऐसे कुछ मशीन डाल दिए जिसकी बदौलत इनका जो हार्ट है, आर्टिफिशियल हार्ट भी होता है, बाहर जो ऐसा रख देते हैं, मतलब आर्टिफिशियल हार्ट जैसा है, जैसे पंपिंग हो रहा है, सब आर्टिफिशियल कंडीशन में रख देते हैं, ठीक है। फिर किडनी है, लंग्स है, ठीक है, किडनी भी होती है बेटा, डायलिसिस करवा देते हैं, हेमोडायलिसिस, ठीक है। तो वैसे ही काम जैसा शरीर में हो रहा है वैसा आर्टिफिशियली बाहर हो जाता है। ये भाई साहब का ये सब तो कर दिया, लेकिन उसका जो ब्रेन था, भाई साहब कुआं में चले गए, कुछ कर ही नहीं रहे थे, ना कुछ हाथ हिल रहा था, पैर हिल रहा था, बेचारे एकदम बेहोश अवस्था में। लेकिन क्या इन भाई साहब को मैं कॉन्शियस बोल सकती हूँ कि नहीं बोल सकती? अब बताओ, इसका कुछ भी काम नहीं कर रहा, कुछ भी काम नहीं, दिमाग का याद नहीं आ रहा कुछ, नो, वो कोई कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे, उसका सब कुछ बाहर से दिया जा रहा है, हार्ट, किडनी, लंग, सब आर्टिफिशियली। क्या इसको मैं कॉन्शियस बोल सकती हूँ कि नहीं बोल सकती? मरा हुआ ड्राइव कर दूं ना, इसको डेड कर दूं, पर इसीलिए तो दिखा रहा है।
कॉन्शियस होगा। अनकॉन्शियस है ना अभी बेहोश मैं है। उसकी मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो हो ही रही है ना। हाँ। समझ रहे हो? इसको मैं डेड जाहिर नहीं कर सकती क्योंकि डेड में तो कुछ होता ही नहीं है। डेड इज डेड, डेड इज डेड। तो मैं डिक्लेयर ना कर दूं कि कब्रिस्तान में थोड़ी जगह रख दो, आ रहे हैं। समझ रहे हो? फोन नहीं किया था, फोन नहीं किया कब्रिस्तान में जगह दे दो इसको, लड़के को। अभी भी उम्मीद बाकी थी उसके घर वालों को कि अभी भी भाई साहब कोमा में है, टेंशन नहीं, सामने तो है ना बंदा। काफी जरूर आएगा। ये कॉन्शियस था, ये कॉन्शियस था। क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर इसको दवाइयां दे रहा था वो दवाइयां इसके ऊपर काम कर रही थी। जो आर्टिफिशियल चीजें लगाई थी वो उसके शरीर में काम कर रही थी। समझ रहे हो? उसका हार्ट बंद नहीं था, उसकी सारी वेन्स आर्टरी सब चल रही थी। उसका दिमाग काम कर रहा था, वो टाइम भी वो रिफ्लेक्शन आर्क में नहीं था, वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा। लेकिन जब डॉक्टर दवाइयां दे रहा था तो उसके बॉडी में वो दवाइयां असर कर रही थी। समझ रहे हो? तो भले ये भाई साहब का ब्रेन इतना काम नहीं कर रहा, लेकिन उसका रेस्पॉन्ड था उसकी दवाइयों से, मेडिसिन जो भी उसको मिलती थी, इंजेक्शन मिलते थे, वो उसका रिस्पॉन्ड उसका बॉडी दे रहा था, तो मेटाबॉलिज्म चल रहा था। ठीक है? तो ये भी कैसा हुआ, कोमा में पड़ा हुआ इंसान भी जिंदा जिंदा है, सेल्फ कॉन्शियस है। समझ? तो कॉन्शियसनेस इज आल्सो अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ऐसा डिक्लेयर किया गया, ऐसा डिक्लेयर किया गया। कॉन्शियसनेस भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ले सकते हैं, क्योंकि पड़ी हुई चेयर ना तो इसको कुछ हो रहा है, ना बता रही है, ना फीलिंग दे रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, लेकिन ये लोग तो कर रहे हैं। ठीक है? ह्यूमंस तो एक ऐसा है जो खुद सेल्फ कॉन्शियसनेस है। So humans are the example of self-consciousness. समझे?